अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नून लीग की लीडरशिप मुल्क से बाहर है और मुल्क में उन्हीं की जमात के अरकान असम्बली खुल्लम खुल्ला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिल रहे हैं। बड़ी अहम खबर है, बड़ा अहम मामला है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 अरकान पंजाब असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की है। जिन अरकान ने मुलाकात की है उनमें निशात अहमद डाहा, मौलाना मोहम्मद गयासुद्दीन, अशरफ अंसारी, मोहम्मद फैसल खान न्याजी, गज़नफ़र अली खान, मोहम्मद अरशद, अज़हर अब्बास और यूनुस अली अंसारी के नाम सामने आए हैं। खबरें ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के अरकान ने ये पेशकश भी की है कि आइंदा इलेक्शन वो PTI के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। ताहम नून लीग के निशात डाहा ने इसकी तरदीद की है। उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आला पंजाब से जो मुलाकात की है ये पब्लिक इंटरेस्ट में की थी। 6 महीने पहले भी उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले भी बनी गाला में उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी ऐसी एक मुलाकात पहले भी हो चुकी है 6 महीने पहले। उधर बिलावल भुट्टो ने अपने MPA गज़नफ़र अली के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। इसके साथ एक खबर यह भी है कि पेशावर में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली दावर खान कुंडी नून लीग में शामिल हो गए हैं। लेकिन कल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी में जो गर्मा गर्मी हुई है वो भी काफ़ी अहम मामला है, क्योंकि नून लीग के कई अरकान जो पार्टी क़यादत की एक अरसे से गैर हाजिरी पर सख्त नाराज़ थे, नालान थे और उन्हें अपने हल्के में वोटर्स का सामना करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कल खासे बरम भी नजर आए और ये कहा कि पार्टी की आदत को वापस आना चाहिए, खासकर शहबाज शरीफ को वापस ज़रूर आना चाहिए। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ कब वतन वापस आ रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर का होकर भी मुल्क में ना होना बज़ाहिर हुकूमत के लिए तो ज़ाहिर एक अच्छी बात है, लेकिन शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क होने से जहाँ नून लीग के अंदर एक बेचैनी बढ़ रही है, वहीं अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जो है ये फ़िक्रमंद है कि अब महंगाई के इशू को लेकर जो अपोजिशन है ये इस इशू को कैश नहीं करा सकी है, क्योंकि अपोजिशन लीडर ही मुल्क से गायब थे। इस सिलसिले में एहसन इकबाल और सरदार अयाज सादिक ने आज बिलावल भुट्टो से भी जो है वो मुलाकात की है। ये सारी सूरत हाल अपोजिशन लीडर के लिए कितनी नुकसानदेह है और हुकूमत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, इसका किसी को फ़ायदा या नुकसान है भी या नहीं, मैं बात करूंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, लगता कुछ ऐसे है कि नून लीग की लीडरशिप का पाकिस्तान में, बहुत शुक्रिया आपकी आज की दावत का, थैंक यू। लगता है कि नून लीग की लीडरशिप का पाकिस्तान में ना होना जो है ये मसाइल को जन्म दे रहा है, मसाइल की वजह बन रहा है। बहुत ही एक गैर मामूली सूरत हाल इसको कहा जा सकता है कि 6 MPs बड़ा ओपनली जाकर उस्मान बुज़दार साहब से मिलते हैं, फिर 15-15 करोड़ के ने तरक्याती फंड जारी किए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि 6 नहीं, और कहा जा रहा है कि और भी बहुत लोग हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में जो है ना वो मिल सकते हैं और वो भी खबर सामने आ जाएगी। क्यों इख्तलाफात ये बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इतनी मायूसी पार्टी के अंदर बढ़ती जा रही है कि लोग मजबूर होकर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? क्या ये समझा जाए कि पार्टी लीडरशिप यहाँ नहीं है और पार्टी चलाने वाला कोई नहीं है, लोगों पे कंट्रोल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 2 बुनियादी तौर पर नुक्ते हैं आपके सवाल के। सबसे पहली बात यह है कि PMLN की जो लीडरशिप है उसके हवाले से आपने सवाल किया है। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, जो पार्टी के कायद हैं, और ये एक मुसलमा हकीकत है। और इस पर जो बोर्ड्स बनाए गए, या अभी 2 दिन पहले भी मैं जो वज़ीर सेहत है पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनका बयान देख रहा था कि मियां साहब की रिपोर्ट्स भी सही हैं और वो वाकई बीमार हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि कुछ लोग जो हैं इसके बारे में भी हर्जा रसाई कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि उनके भाई उनके इलाज के हवाले से जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता, कोई प्रोसीजर नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर मुकीम है। बाकी जो PMLN की लीडरशिप है, हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, हमारे सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हैं, हमारी तमाम सीनियर क़यादत यहाँ पे मौजूद है, पार्लिमान के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मौसर तरीके से जिस तरह एक वाइब्रेंट पार्टी होती है, हमारे पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो रहे हैं, खुल के हम अपनी राय का इज़हार करते हैं, खुल के ये भी तो राय सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, उसमें बात होती है। ये भी तो इख्तलाफात है ना। दूसरी बात यह है, अब जरा वो कर ली ना आपने बात, अब जरा वो हर जुमले के बाद में ना रोकें प्लीज जी। दूसरी बात जो आपने की है जी, वो आपने की है कि जो लोग जो हैं वो मिल रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब को। मेरी गुजारिश ये है जी कि इस तरह के चंद दाने जो हैं वो हर पार्टियों में हर वक्त होते हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे चूंचे मारते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने न जमात छोड़ी है, ना उन्होंने किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान किया है। अगर उनके कोई खदशात हैं पार्टी की आदत के साथ, और जो यकीनन नहीं है, अगर पार्टी की किसी चीज़ के साथ उनको कोई इख्तलाफ है,
वो पार्टी दूर करने का हक रखती है, उनसे पूछने का हक रखती है। बाकी ये कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे प्राइम मिनिस्टर और मैं अपोजिशन का एमएनए था, बहुत सारे अपोजिशन के लोग प्राइम मिनिस्टर से मिला करते थे, क्योंकि मेरी सारी सियासत जो है वो नेशनल असेंबली की है। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा जनाब कि अपोजिशन का एमएनए उसका ताल्लुक किसी और जमात से है, जाके प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और उनकी तस्वीरें खींच के जनाब आप सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाएं या प्रिंट मीडिया पे चलाएं। तो ये बहुत खुश हो रहे हैं, या तो इनके अपने लोग कमजोर हैं, वज़ीर आला पंजाब के अपने लोग भाग रहे हैं, या ये काफ लीग को मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हमारे 4-6 लोगों से राब्ते हैं, अगर काफ लीग हमसे भाग गई या हमारे अंदरून जो इख्तलाफात है वो लोग हमसे भाग गए, जैसे केपीके में आपने देखा कि इनके अपने एमपीएस इनसे भाग रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए कुछ लोगों से ये मुलाकातें कर रहे हैं। बाकी नून लीग के अंदर ना कोई दराड़ है, 4-6 लोगों के मुलाकात करने से पार्टी कमजोर होती है। कि जब अपने घर के अंदर कमजोरियां हो तो बाहर के लोग उन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये कहीं ना कहीं पार्टी की भी गलती कह ले, कोई कमजोरी नहीं, सुन ले ना बात तो, अब मुझे भी बात करने, अच्छा मेरी बात तो सुन ले डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुन ले। जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, अच्छा सुन लेना, कोई कमजोरी नहीं है कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ और जो कुछ हुआ सबके सामने आया, तब भी कहा गया खोज लगाई जाएगी किन लोगों ने वोट दिया, किन लोगों ने वोट नहीं दिया। किसने कहा कि वो सारे वोट जो है वो सुन लेना, ये सुन लेना, आपको भी सारी हकीकत का पता है। सवाल जो मैं करना चाह रही हूँ कि उस वक्त अगर एक्शन ले लिया जाता, उसी वक्त जिस तरह आप हमजा शहबाज कह रहे हैं ना, क्या एक्शन लिया जाएगा? वजूहात पूछी जाएंगी, भाई क्या वजह थी आप इस तरह जाके मिल रहे हैं? क्योंकि जाहिर है मामूली बात तो है नहीं। अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता तो आज सवाल कर दिया आपने, मैं इसका शॉर्ट सा जवाब दे देता हूं। शॉर्ट सा जवाब इसका यह है कि इसमें बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। अब ये तो सामने 4-5 लोग जाके मिल रहे हैं, और सेनेट में जिन लोगों ने वोट दिया वो छुप के दिया। अभी तक हमारी पार्टी को बाशमूल मेरे, कम से कम मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूं कि मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की। यहां पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सेनेट के अंदर, असेंबली के अंदर इस तरह की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीकाकार शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए कि आपके अगर 64 लोग खड़े हो गए हैं 100 के अवान में, 104 के अवान में, उस चेयरमैन को तो वैसे घर चला जाना चाहिए जिसके सामने 64 सेनेटर, 64 सेनेटर्स खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें तुम पे एतमाद नहीं है। अब ये हमारा सिस्टम इतना फरसूदा है कि उसके बाद उन 64 सेनेटर्स को कह रहे हैं कि अंदर जाके वोट डालें। भाई क्यों अंदर जाके वोट डालें जब खड़े होकर उन्होंने कह दिया है नो कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी के आगे ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। जब पार्टी के साथ लॉयल है तो फिर ओपनली वोटिंग हो या छुपकर वोटिंग हो, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये बताइएगा कि अभी भी पार्टी में ये मुत्तफिका सोच है कि हुकूमत जो है ये 5 साल इस हुकूमत को पूरे करने चाहिए, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि हम चाहते हैं ये हुकूमत जो है ना वो 5 साल पूरे करे, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से अभी भी कुछ आवाज़ें आती हैं, नहीं जी मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। ये राय है अभी भी पार्टी में? देखें जी, बात यह है कि ये PMLN की ख्वाहिश का मामला नहीं है। आप खुद माशाल्लाह एक सीनियर एंकर हैं, आप भी रोज़ाना लोगों से मिलते हैं, लोगों को इंटरव्यूज़ करते हैं। जब आपके प्रोग्राम के जो कैमरामैन होते हैं, जब ये कैमरे बंद करते हैं प्रोग्राम के बाद, तो इनसे तो आपकी बातचीत होती ही होगी। बिल्कुल होती अपने ड्राइवर से, घर के आपके जो लोग हैं, जो मुलाजिम हैं, उनसे तो बात होती ही होगी, कुक से बात होती होगी। ये लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अवाम चाह रही है कि इनसे जान छुड़ाएं इस हुकूमत से। ये PMLN का कोई ईगो इशू नहीं है, हमारा कोई ये जात का मसला नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको घर भेजना इस मुल्क के मफाद में है। लोग जिस अजाब में मुब्तला हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए जल्द अज जल्द इनको घर भेजना बहुत जरूरी है। यही तो मैं पूछ रही हूं, पार्टी में मुत्तफिका राय क्या है, ये पूछ रही हूं। लेकिन उसमें पार्टी की मुत्तफिका राय क्या है? पार्टी की मुत्तफिका राय ये है जी कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश मैंडेट आना चाहिए, जिसको लोग मुंतखब करें, वोट दें, उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि चूं चूं का मुरब्बा लंबा देर कभी चल नहीं सकता। अच्छा, आखिरी सवाल, तो कल मिले उनके खिलाफ पार्टी की क्या राय है? एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि निशात डार साहब तो कहते हैं इतनी जरूरत ही नहीं है पार्टी में हमजा शहबाज साहब में कि हमारे खिलाफ एक्शन ले सके, ये सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि उन्हें बुलाना चाहिए, पार्टी बुलाएगी, उनके खदशात पूछेगी, वो क्यों मिले हैं, उनकी तफसीलात पूछी जाएंगी। उन्होंने बरमला कहा है कि हम पार्टी नहीं छोड़ रहे, उन्होंने बरमला कहा है कि हम किसी तरह की कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे। फिर मिलने की वजूहात क्या थी? जैसे मैंने पहले कहा कि उन्हें एक शो पीस के तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने पेश किया है मीडिया के सामने, चौधरी बरादरान को, परवेज़ इलाही बरादरान को, चौधरी शुजात बरादरान को ये मैसेज देने के लिए
कि मेरे पास कुछ और स्टपनियां मौजूद हैं, अगर आपने हमारा साथ छोड़ा तो चंद स्टपनियां मेरे पास हैं। पार्टी के अंदर जो लोग इनसे तंग आए हुए हैं, देखिए मेरी एक बात सुने, ये जो तरक्याती काम होते हैं ये पूरे सूबे के अंदर, पंजाब की बात कर रहा हूं, पैसे तो पूरे मुल्क में बंद है, ना लोगों को कोई तरक्याती काम के लिए फंड मिल रहा है, ना प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। तो लिहाजा इनके अपने लोग उनसे भाग रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए कि हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, उन्होंने ये एक फोटो सेशन किया है। बाकी हम अपने लोगों से खदशात जरूर पूछेंगे। मैं आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूं कि गवर्नमेंट में आप होते हैं तब भी आपके लोग कुछ ना कुछ, पार्लियामान के लोग, MNAs MPs आपसे नालाह होते हैं, जिनके काम नहीं हो रहे होते, जिनको फंड्स नहीं मिल रहे होते। तो अपोजिशन में भी ये नाराजगियां हो सकती हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी जमातों में इतने छोटे छोटे मामलात होते रहते हैं, कोई ऐसी हमारे लिए कोई ऐसी परेशानी या घबराने की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। मीडिया इसको बहुत बढ़ चढ़ कर रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कल नून लीग के 6 MPs का बुज़दार साहब से मिलना, ये बड़ी कोई मामूली सी बात है, क्योंकि नून लीग कह रही बड़ा होता रहता है, लोगों की जो पार्टी के अंदर नाराज़गियाँ होती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको ओपन किया गया है, फोटो सेशन हुए हैं, मीडिया में खुलकर आया है, चेहरे सामने आ गए हैं, कौन कौन मिला है, और फिर 15-15 करोड़ के तरक्याती फंड्स का जारी होना, ये कोई मामूली सी बात है इस तरह खुलेआम मिलना? नहीं, बिल्कुल मामूली नहीं है। ये इब्तदा हुई थी कुछ अर्सा पहले। ये डेलीगेशन पूरे का पूरा आया था बनी गाला में, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई थी इनकी, और उसके बाद फिर कुछ मसाइल पैदा हो गए। बल्कि जिन लोगों ने ये फारवर्ड ब्लॉक मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जिनकी काविशों से ये बना था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें कुछ लोग थे और कुछ लाइक माइंडेड और भी थे, उनकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन फिर वो ज़ेर अताब आ गए और ये कहा गया कि जनाब ये सब कुछ ऐसा क्यों किया गया है, वरना तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत पहले से MNAs और MPAs की एक माकूल तादाद थी जो कि उस्मान बुज़दार साहब के साथ राब्ते में आ गई थी। तो ये उस वक्त से चीज़ है। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो मेरा ख्याल है कि फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं, और अब क्योंकि तो कहा जा सकता है कि नून लीग में फॉरवर्ड बनने जा रहा है, बन सकता है। नून लीग तो तरदीद कर रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, इख्तलाफात तो चलते रहते हैं। अब कह सकते हैं कि जिस तरह खुल्लम खुल्ला मिला जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है वाकई? नहीं, कल की निशात डाहा की जो गुफ्तगू है उसके बाद तो ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक से भी आगे की चीज़ है। हाँ। वो तो खुदकुश बम्बार की तरह उन्होंने कल वो फटे हैं और उन्होंने कहा कि आएँ हमारे साथ बात करें। नवाज शरीफ साहब तक को उन्होंने लोटा कह दिया, मरियम बीबी तक को उन्होंने चैलेंज कर दिया, हमजा शहबाज को चैलेंज कर दिया, शहबाज शरीफ को चैलेंज कर दिया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक से तो ये आगे की बात हो चुकी है। ये तो अच्छी खासी बगावत है। और जो उनकी कल की गुफ्तगू थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाली नहीं थी। फॉरवर्ड ब्लॉक तो होता है बड़ी खामोशी से एक ग्रुप बनता है और जाके मिल जाता है। लेकिन माजी में चूंकि काफ लीग के ग्रुप को जिसके सरबराह थे अता मानिका, उनकी सरबराही में शहबाज शरीफ साहब ने खुद उस ग्रुप को लगाया था सीने से। तो अब वही जो है रीटेलीकास्ट है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। तो ये सब लीडरशिप के ना होने का नतीजा है। लीडरशिप यहाँ पे है नहीं, पता नहीं है। पार्टी के जो बड़े नाम भी हैं, आप देख लें, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, इनके अपने इख्तलाफात ही खत्म नहीं होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पार्टी चलाने वाला कोई नहीं है। तो लोगों की, अरकान की नाराजगी इस तरीके से सामने आ रही है, इख्तलाफात की वजह यही है। देखिए, इस वक्त शरीफ फैमिली के अंदर भी ग्रुप्स हैं और वो अब ढकी छुपी बात नहीं है। अब तो वो ग्रुप्स जो हैं वो खुलकर पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी, जावेद लतीफ़ साहब ने जिस तरीके से खुल के बात की है, पीर साबिर शाह ने बात की है और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को और ऐसे लोगों को बड़ा चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब भी लीडर हैं, इसके अलावा कोई लीडर नहीं, और शहबाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। हाँ। अब ये मरियम बीबी की बड़ी क्लियर लाइन है
और मरियम बीबी के साथ मरियम बीबी ने ही एक कमेटी बनाई है नई, जिसके शायद फ़रकान अब्बासी साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, ये सब वो भी उसी लाइक माइंडेड मरियम ग्रुप है जो फिर MQM के पास गया कराची। तो ये सारी चीज़ें तो अब खुल के सामने आ चुकी हैं। अब इसमें कोई खबर वाली बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 3-4 हिस्सों में तकसीम है। और इसकी मेन रीज़न वही है कि पार्टी लीडरशिप जो है वो यहाँ है नहीं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं और नजर आ रहा है कि वो किसी न किसी वजह से बाहर है। अच्छा साबिर, ये मरियम नवाज की जान को जाती उम्रा में ये किस्से है, ये क्या खबरें जो है ना अफवाहें, ये कहाँ से फैली हैं? उनको किससे खतरा है? ये मेरा ख्याल है कि सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी उस वक्त बात की थी जब कोई बात बन नहीं रही थी। मियाँ साहब को बाहर जाना था लंदन, और उस वक्त उन्होंने कह दिया था, हुसैन नवाज साहब के ट्वीट आए थे कि नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजनिंग और पता नहीं क्या क्या ख़तरा है, और ये जो प्लेटलेट्स गिरे हैं इसकी भी कोई ना कोई रीज़न है। और जबकि उनके मुआलिज सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अदनान थे और तो कोई था नहीं, खाना घर से आता था। तो वो उस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, और अब वो माहौल बनाया जा रहा है मरियम बीबी के लिए कि किसी भी तरीके से नफसियाती दबाव इस्तेमाल किया जाए और मरियम बीबी को भी यहाँ से निकाला जाए। और अदरवाइज़ ये है कि ख़तरा तो होता है जिन लोगों की उन तक एक्सेस होती है उन लोगों से, वो तो सारे पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या ये मौका है, आप कह सकते हैं ये टाइमिंग है, तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लाई जा सके, मरकज़ में लाई जा सके, या हम जो देख रहे हैं कि नून लीग के अपने अंदर ही जो है ना वो इख्तलाफात है, अपोजिशन में खुद इत्तफाक ने तो तहरीक अदम एतमाद ये कैसे लेके आएंगे? आप समझते हैं ये माहौल है, टाइमिंग है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक ऑन बोर्ड नहीं होती तब तक कोई सियासी सेटअप में तब्दीली आ नहीं सकती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि शरीफ ख़ानदान जो कि इस वक्त मुर्दा घोड़ा है उनकी नज़र में, उसमें जान डाली जाए, उनको तवानाई दी जाए, उनको ऑक्सीजन दी जाए। बिलावल भुट्टो तो कभी भी नहीं ये चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ इसी तरीके से मुंतशिर होती है और शरीफ फैमिली आपस में इसी तरीके से मुंतशिर रहती है, तो बिलावल भुट्टो के पास ज़्यादा चांसेस हैं। पंजाब में आपको पता है कि पंजाब में आए तो राना सनाउल्लाह साहब ने उनको कह दिया कि जनाब ये हरकत आप ना करें, आपको किसी ने गलत मशवरा दिया है। तो असल मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद सिंध में वो एंजॉय कर रही है। असल तो है मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मामला है, उनको इस सारे सेटअप में कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं नहीं समझता कि अब तहरीक अदम एतमाद पंजाब में आ सकती है। उसकी रीज़न है कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज के और पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं वो फिर किस मर्ज की दवा हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और निशात डहा साहब ने जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप का सत्यानाश किया है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, साबिर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये कौसार मार्केट में वुज़रा के बैठने से ये वज़ीर आज़म क्यों नाराज़ हुए, बरम हुए? मेरा भी काफ़ी बार इत्तफाक हुआ कौसार मार्केट में जाने का, बड़ी रौनक लगी हुई होती है, एंकर्स बैठे होते हैं, सरकारी लोग बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्या करते हैं वुज़रा और सब लोग वहाँ बैठ के कि वज़ीर आज़म साहब उन लोगों से नाराज़ हैं कि अपने दफातर में बैठने की बजाय ये कौसार मार्केट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं? क्या होता है कौसार मार्केट में? कौसार मार्केट हो या कौसार कम्प्लेक्स, इनके दरमियान फासला भी थोड़ा ही है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ ही होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तो कुछ टाइम बाहर जाके गुजारा जाए, और वहाँ पे भी आपको पता है PR-शिप ही है, गपशप लगाते हैं। लेकिन असल मसला ये था कि अपोजिशन में तो ये सारे क्या कहना चाहिए चौंचले हो सकते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो तब ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कौसार मार्केट जाते थे, खाना वाना खाते थे वहाँ पे, और वहाँ पे सेल्फी भी लोग बनवाते थे उस वक्त, क्योंकि वो अपोजिशन में थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि कौसार मार्केट हो या कौसार कम्प्लेक्स, दोनों ही हसास जगह हैं। बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
नाज़रीन, आवाम को सहूलियात देने के लिए और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया में नए सूबों की तश्कील होती है, लेकिन पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहां नए सूबों के क़याम के लिए सियासत तो बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात की बात करें तो वो सिफर हैं। पाकिस्तान में आज तक हर सियासी जमात जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का वादा करके इक़्तिदार में आई है, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तहरीक इंसाफ ने 100 दिनों में जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का वादा किया था, लेकिन 18 माह गुजर जाने के बावजूद आज भी जनूबी पंजाब के अवाम जो हैं वो हुक्मरानों की जानिब देख रहे हैं कि वो कब अपना ये वादा पूरा करेंगे। लेकिन 18 माह गुजरने के बाद हुकूमत को जनूबी पंजाब के अवाम का ख्याल आ ही गया है और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज आला सतह का इजलास हुआ, जिसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में ये ऐलान किया कि जल्द जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से बिल जो है ये कौमी असम्बली में लाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने सूबे के लिए इंतज़ामी सेक्रेटेरिएट बहावलपुर बनाने का भी ऐलान किया है। उनका ये कहना था कि सेक्रेटेरिएट के लिए 3.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए सेक्रेटेरिएट के लिए 1350 जो पोस्ट हैं ये दरकार होंगी। बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट और चीफ सेक्रेटरी और साउथ और एडिशनल आईजी साउथ लगाया जाएगा, जबकि अफसरान में से चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर बहावलपुर और एडिशनल आईजी का मुल्तान में होगा दफ्तर। लेकिन ये भी खबरें हैं कि जल्द ही ये तमाम दफातर बहावलपुर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक बहावलपुर सेक्रेटेरिएट में 18 दफातर के स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किए जाएंगे, जिन्हें सेक्रेटरी के इख्तियारात हासिल होंगे। तरक्याती कामों के लिए 35% बजट भी दिया जाएगा और सूबा जनूबी पंजाब के अहम महकमों के क़याम के लिए अराजी का तयन भी किया जाएगा। ये भी खबरें हैं कि ये सेक्रेटेरिएट 1 अप्रैल से एक्टिव हो जाएगा और मौजूदा जो ब्यूरोक्रेसी है इसको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि वो जनूबी पंजाब में काम करना चाहेंगे या फिर सेंट्रल पंजाब में। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के ज़ेर असर 3 डिवीज़न होंगे, जिसमें मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर शामिल होंगे। जल्द ही इस मामले पर जो बिल है ये भी कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और शाह महमूद कुरैशी इस मामले पर उम्मीद कर रहे हैं कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस मामले में हुकूमत का साथ देंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत के इस बिल में अपोजिशन की सिफारिशात को भी शामिल किया जाएगा या नहीं। नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के साथ सूबा बहावलपुर का क़याम भी अमल में आना चाहिए, यानी 2 सूबे बनने चाहिए। नून लीग ने ऐसा ही एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में जमा करवाया हुआ है, जबकि हुकूमत इत्तेहादी काफ़ली के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा भी सिर्फ जनूबी पंजाब सूबा बनाने के मुखालिफ है। उनका ये मौक़िफ़ है कि जनूबी पंजाब सूबा भी बनना चाहिए और सूबा बहावलपुर की जो पुरानी हैसियत है इसको भी बहाल होना चाहिए। जबकि अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत से अपनों की मुखालिफत के बावजूद बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान कर दिया है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, इसाक़ काकवानी और बहावलपुर ही से रुकने कौमी असम्बली बनने वाले समीउल हसन गिलानी ने बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाने की मुखालफत की है, जबकि समीउल्लाह चौधरी, तारिक बशीर चीमा और खुसरो बख्तियार ने बहावलपुर ही में सूबे का सेक्रेटेरिएट बनाने की हिमायत की है। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म के इस ऐलान से तहरीक इंसाफ में क्या दरार पड़ सकती है, जबकि तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मौजूदा हालात में जो कदम उठाया गया है इसका मकसद सिर्फ तवज्जो अहम मामलात से हटाकर दूसरी तरफ मुंतकिल करना है और कुछ नहीं है। सब पर मैं बात करती हूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरानी। बहुत शुक्रिया अनवर आपका। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि अभी भी मुखालफत है, कुछ लोग चाहते हैं कि बहावलपुर में ये सेक्रेटेरिएट जो है ना वो बनना चाहिए, जैसा कि अब कुछ लोग तो खुश हैं, जैसे तारिक बशीर चीमा की मैंने बात की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, ज़ाहिर उनकी भी ख्वाहिश थी और वो चाहते थे कि ये जो सेक्रेटेरिएट है ये मुल्तान में बने। कैसे वज़ीर आज़म ने उनको राम कर लिया या वो वज़ीर आज़म को मजबूर नहीं कर पाए कि ये मुल्तान में ही बनना चाहिए? जी देखें, बात यह है शाजिया कि जब इलेक्शन 2018 से पहले जनूबी सूबा महाज एक ग्रुप बना था, हाँ। उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो बहावलपुर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और वहाँ से इलेक्ट होकर असम्बलीज़ में आते थे। उनको पीटीआई में मर्जर इस वजह से किया गया था एक एमओयू के तहत कि वो पीटीआई के प्लेटफार्म से 100 दिन के अंदर जनूबी पंजाब का सूबा जो अनाउंस कर दिया जाएगा। उस हवाले से ये भी बाद में अनाउंस किया गया कि एक एग्जेक्टिव काउंसिल पंजाब हुकूमत ने बनाई जिसके तहत बशीर चीमा साहब सरबराह थे और एग्जेक्टिव काउंसिल में पार्लियामेंटेरियन भी थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि वो जनूबी सूबा पंजाब के हवाले से अपनी सिफारिशात दें।
जब वो मिल बैठे, उनमें पार्लियामेंटेरियन जब मिल बैठे, एक्स ब्यूरोक्रेट्स मिल बैठे, तो दो इशू सामने आए। एक इशू ये सामने आया कि रियासत बहावलपुर जो है उसको बहाल कर दिया जाए। दूसरे कुछ लोग थे जो शाह महमूद कुरैशी साहब के कैंप से ताल्लुक़ रखते थे, उनका ये ख्याल था कि जनूबी सूबा पंजाब जो है वो मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनाकर बनाया जाए। इस पर बहुत सारे थॉट्स आई और सिफारशात भी बनी। उसके बाद ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया था। इसका लास्ट जो अजलास था वो जनवरी 2019 में हुआ था, उसके बाद अजलास नहीं हुआ। फिर पीटीआई के कुछ लोग नाराज़ होना शुरू हो गए, उन्होंने इमरान खान साहब तक अप्रोच किया और जनूबी सूबा महाज के जो कुछ लोग थे उनको वजारतें मिल गई, सूबे में भी वजारतें मिल गई, वफाक में भी मिल गई, उनका मुतालबा भी ठंडा पड़ गया। उसके बाद इमरान खान साहब एक माह पहले जब पंजाब में आए तो ये फैसला किया गया कि एग्जेक्टिव काउंसिल इस पर दोबारा अपनी सिफारशात बनाए। ज़राए का ये कहना है कि 7 मार्च को एग्जेक्टिव काउंसिल का अजलास हुआ जिसकी सदारत ताहिर बशार चीमा ने की। 4 सूबाई वज़रा उसमें शामिल हुए, बाकी वहाँ के जो MNAs थे वो शामिल हुए और 3 ब्यूरोक्रेट शामिल हुए। फिर 8 तारीख को इस पर सुबह अजलास हुआ, उसमें ये सिफारशात बनाई गई कि इब्तदाई तौर पर, क्योंकि अगर मुल्तान को सूबा वहाँ पे सेक्रेटेरिएट इब्तदाई तौर पर बनाना है, अगर मुल्तान में बनाया जाता है तो रियासत बहावलपुर के जो लोग हैं, जो उनकी डिमांड है, उनके सेंटीमेंट हर्ट होंगे और एक नया पंडोरा बॉक्स नहीं चल पड़ेगी। लिहाजा इसमें फिजिबल ये है कि आप बहावलपुर में इसका इब्तदाई तौर पर सेक्रेटेरिएट कायम कर दें। अच्छा, उस सेक्रेटेरिएट के हवाले से जब वर्किंग की गई तो ये देखा गया कि जिन महकमों के साथ अवाम का डायरेक्ट कोई रिलेशन है या जिनको डायरेक्ट रिलीफ मिल सकता है और उनको यहाँ लाहौर आना पड़ता, वो 16 महकमे आइडेंटिफाई किए गए और कहा गया कि उनके जो स्पेशल सेक्रेटरीज हैं उनको वहाँ पर तैनात कर दिया जाए, उनका सरबराह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा। इस तरह पुलिस का एडिशनल IG जो है वहाँ सरबराही करेगा। अभी आर्जी तौर पर दफातर मुल्तान और बहावलपुर में अलग अलग बनाए जा रहे हैं और फिर जब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में मुकम्मल हो जाएगा फिर सब एक ही जगह बैठेंगे। जी देखें, बात यह है कि अभी तक ज़राए का ये कहना है कि बहावलपुर में लोधरा रोड पर कोई सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है, वो आइडेंटिफाई की गई है जहाँ पर नया सेक्रेटेरिएट बनेगा। क्योंकि ये अकेला सेक्रेटेरिएट नहीं बनना, वहाँ पे सूबाई असम्बली की बिल्डिंग भी बननी है, वहाँ पे हाई कोर्ट भी बनना है, वहाँ सिविल सेक्रेटेरिएट भी बनना है, इसके अलावा सूबाई महकमों के दफातर बनने हैं। पूरा एक पैराफर्नीलिया होगा और उसमें पूरे अफसरान को भी तैनात किया जाएगा और भर्ती भी होगी। और इसके अलावा जो है NFC के तहत नए सूबे के जो है उसको मालियात भी मिलेंगे। इसके अलावा सेनेट की सीटें तो वो पूरा वो काम हो रहा है ना, जब जनूबी पंजाब सूबा मुकम्मल एक मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी, बिल लाएंगे, ऑपोजिशन भी इसका साथ देगी। अभी तो ये बात ही सामने नहीं आ रही कि ऑपोजिशन ने साथ देना भी है या नहीं देना। इसमें इशू ये है कि इब्तदाई तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का जब तैनात कर देंगे तो उनको इख्तियार होगा चीफ सेक्रेटरी का, वो ग्रेड 18 तक के अफसरों के तबादले वो वहाँ पे करेंगे। वो 3 डिवीजन के जितने भी अफसरान तैनात है, वो स्कूल एजुकेशन है, वो हायर एजुकेशन है, वो हेल्थ है, वो डीलिंग हो जाएगी, CNW है, हाउसिंग है, ये वो महकमे हैं और लोकल गवर्नमेंट है, इनके तमाम अफसरान के जो इख्तियारात हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी इस बारे में क्या ख्यालात रखती है, वो कहाँ काम करना पसंद करेंगे, सेंट्रल पंजाब में या जनूबी पंजाब? अच्छा देखिए, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा मिला जुला रुझान था। आज मेरी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात हुई। कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो ये कहते हैं कि जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ लग जाएंगे, कुछ अफसरान वहाँ जाएंगे लेयर टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन होनी है, पूरी बिल्डिंग्स बननी है, महकमे बनने हैं, उनके किसी टाइम लगेगा। ठीक है, कोई शिकार करेंगे, रेस्ट हाउसों पे कब्जा करके वहाँ रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहावलपुर एक खुली रियासत है, बहुत बड़ा एरिया है। कुछ अफसरान जो हैं जिनका ताल्लुक ऑलरेडी उन अजला से है या उन डिवीजन से है, वो तो कहते हैं कि हमें अच्छी ऑप्शन मिलने वाली है, हम वहाँ पर जाएंगे, अपने लोगों को सर्व करेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी कि बहावलपुर या जो 3 डिवीजन्स हैं उनके लोगों की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। माजी में ऐसे होता रहा है कि 28% बजट जो ADP है उनके लिए रिजर्व किया जाता था, लेकिन एंड पे जो 6 माह गुजरने के बाद वो सरेंडर करके वो लाहौर या सेंट्रल पंजाब में लगा दिया जाता था। इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये करने जा रही है कि 35% जो ADP है वो बहावलपुर जो भी नया सूबा बनाने चाह रहे हैं उसके लिए रिजर्व होगा और उसको सर्कल कर दिया जाएगा कि वो वहाँ पे ही यूटिलाइज हो सकेगा, वो शिफ्ट नहीं हो सकेगा। ये एक अच्छी बात है। बिल कब तक पेश किया जाएगा? बिल देखे ना जी, अभी उन्होंने बिल बनाना, इस ज़राए ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली में एक करारदाद आएगी,
वो करारदाद मंजूर की जाएगी कि बहावलपुर में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया जाए और उसको सूबा बनाया जाए, क्योंकि माजी में 2 सूबों की करारदाद पास हो चुकी है, बहावलपुर और जनूबी पंजाब की। अब नून लीग को ऑन बोर्ड लेने के लिए अब देखिए नून लीग ने 2 सूबों की करारदाद लेके आए। अब पीटीआई को ये देखना पड़ेगा कि एक नई करारदाद लेके आएंगे, उसके बाद जब ऊपर बिल पेश होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, की सिफारिशात को भी शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको करना पड़ेगा। देखिए ये आपने नया एक यूनिट बनाना है, एक सूबा बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी है, उसके बाद रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट होनी है, आपने इख्तियारात देने हैं। कि जो टाइमिंग्स है बड़ी आम है, जब हुकूमत को महंगाई जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, लोग उनकी कारकर्दगी से लोग मायूस हैं, तो ऐसी मूव ऐसे अच्छे टाइम पे लेके आए कि लोगों की जो टेंशन है वही डाइवर्ट कर दें, एटलीस्ट जनूबी पंजाब के लोग तो जो है ना वो तो खुश हो जाएं। देखिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनूबी पंजाब के लोग डेफिनेटली खुश हैं। लेकिन जब वो अलहदा सूबा बने, पहले तो सेक्रेटेरिएट बनेगा। अगर किसी बंदे को रहीम यार खां से बहावलपुर से लाहौर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आना पड़ता है, छुट्टी लेने के लिए आना पड़ता है, मेडिकल के लिए हल हो जाएंगे। हाँ, तो वो तो और दूसरी बात यह है कि वहाँ जब स्पेशल सेक्रेटरीज लगेंगे उनको इख्तियार होगा कि वो अपना एक और बहुत अहम वहाँ पे सूबाई वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी जो है वो 50 करोड़ रुपए के जो मनसूबा जाता है उनकी खुद वो मंजूरी देंगे। ठीक है, पहले वो यहाँ पीएनडी में आते थे, अब वहाँ पे उनके मसाइल होंगे और सारे मामला इंडिपेंडेंटली जो है ना वो सॉल्व कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान से कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 20 हो गई है। दूसरी तरफ मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ये कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सूरत हाल काबू में है। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि सूरत हाल काबू में ही रहे और कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा ना हो। लेकिन कल से अब तक एकदम 11 नए केसेस का सामने आना भी परेशान कुन है। मुआविन खुसूसी का ये भी कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर कोरोना से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत तो ये कह रही है कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की जिम्मेदार जो है ये वफाकी हुकूमत है। अमेरिका में तेजी से फैलते कोरोना की वजह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस को ख़त्म करके तालीमी सरगर्मियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। क्लासेस ख़त्म करने और ऑनलाइन कोर्स शिफ्टिंग का फैसला अमेरिका की वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली रियासतों में किया गया है, जिनमें रियासत कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स ने आइंदा हफ्ते से तलबा को कैंपस में ना आने का भी कह दिया है। डायरेक्शंस प्रॉपर दे दी गई हैं और 23 मार्च से ऑनलाइन क्लासेस के आगाज़ का भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। उधर न्यूयॉर्क में कोरोना से मुतालिक होने वाली कॉन्फ्रेंस को कोरोना वायरस के ही खतरे के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया। ट्रंप, जिन्होंने चंद दिन पहले ये कहा था कि कोरोना के खतरे के बायस उन्होंने कई दिन तक अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए $8.3 अरब भी मुख्तस कर दिए हैं। अगर बरतानिया की बात करें तो वहां अब तक कोरोना वायरस के 383 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 18 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 6 है। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट और नायब वजीर सेहत भी वहां कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। शहरियों ने ज़रूरी जो सामान है उसको ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल जो है वो मज़ीद सख्त कर दिया गया है। हर जगह हिफाजती इंतज़ामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मैं बात करूँगी सबसे पहले वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या सूरत हाल है। न्यूयॉर्क पे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो 173 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी में हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं? कहा जा रहा है लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है वहाँ पे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ। आज सुबह एनएचसी नेशनल हेल्थ सेंटर की तरफ से जो फिगर दी गई है 1000 से ज्यादा अफराद अक्रॉस अमेरिका इस वक्त डायग्नोज हो चुके हैं कोरोना वायरस के साथ। यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में सारी सरकारी जो इवेंट्स हैं वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वाशिंगटन में जो इस वक्त जो एम्प्लॉइज हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं, उनको कहा गया है कि वो ऑफिस ना आए, बल्कि जिनको घर से काम करने की सूरत मौजूद है वो घर से काम करें। यहाँ पे जो ट्रेन हैं उनके सिस्टम, ट्रेन के अंदर भी लोग नजर नहीं आ रहे, सड़कों पे लोग नजर नहीं आ रहे। ग्रोसरी स्टोरों के ऊपर हमने देखा कि लोगों ने सारा सामान खत्म कर दिया।
मतलब 2-3 महीने का जहीरा यहाँ पे कर लिया गया है। और खासतौर पे यहाँ पे इस वक्त जो डीएनसी और आरएनसी होने वाली है अगस्त और सितंबर में, उसके बारे में जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो इसको पॉलिटिकल एज के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसके बावजूद जो डेमोक्रेट जो इस वक्त वो रन कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए, उनको लोगों को अब रोड के ऊपर और कम्युनिटी के अंदर जाकर बात करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 20 से ज्यादा अफराद एक जगह पे इकट्ठे ना हो। इस वक्त एयरपोर्ट्स ऐसे सुनसान नजर आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं। जो इस वक्त हमारा जो पीक इस वक्त ट्रैवलिंग सीजन होता था वो इस वक्त टोटल क्रैश हो गया। बेशक वो क्रूजेज हो, बेशक वो रिजॉर्ट्स हो, बेशक वो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो, किसी जगह पे आप लोग को लोग नजर नहीं आ रहे। खासतौर पर यहाँ पे जो ट्रेन है, यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 2,20,000 स्टॉप्स करती है ट्रेन एवरी डे, जो मुख्तलिफ ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे। अब वहां पे ट्रेनों में बंदा कोई नजर नहीं आ रहा। और यूनिवर्सिटी स्कूल हर जगह पे ऑनलाइन कर दिया है। हम आपके बच्चे भी ज़ाहिर स्कूल जाते हैं, तो क्या हिदायत जारी? जी बिल्कुल जी। यहाँ पे जो फेयरफैक्स काउंटी है, यहाँ से कुछ माइल दूर ही जो फेयरफैक्स काउंटी है, वहां पे उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने पहला दिन है कि वो ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग का टीचरों की, कि वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी के सतह के ऊपर जो किड्स हैं उनको तो इंटरेक्शन चाहिए होती है, इसी तरह जो मिडिल स्कूल के उनको डिफरेंट इंटरेक्शन चाहिए होती है, तो उनको कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे जो पेरेंट्स हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो वो कैसे बच्चों के साथ मौजूद होंगे ऑनलाइन इंटरेक्शन के साथ। बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर पर ये जो कोरोना वायरस है वो फैलता जा रहा है। अभी यहाँ पे 20 मील के फासले पे क्वांटिको बेस है, वहां से मरीन वापस आए हैं, तो मरीन जो थे उनको अपने साथ कोरोना वायरस लेके आए, लेकिन वो किन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने किन के साथ किया? मोर देन 500 मरीन जो थे, उनका ये कहना है कि मोर देन 500 पीपल के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया। बहुत शुक्रिया खुर्रमशद आपका। अब ब्यूरो चीफ लंदन गुलाम हुसैन अवान ने मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान आपका। गुलाम हुसैन अवान, पूरी दुनिया की तरह बरतानिया में भी केसेस आ रहे हैं, खासकर यूरोप, जहां से तकरीबन सैकड़ों लोगों का लंदन से यूरोप, यूरोप से लंदन रोज़ाना की बेसिस पर आना जाना लगा रहता है, बसों के थ्रू, ट्रेनों के थ्रू, एयरपोर्ट्स, जहाज़ों के थ्रू। तो अब तो सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, इटली को तो बिल्कुल ही लॉकडाउन कर दिया है। तो लंदन में क्या सूरत हाल है? इसके अलावा और जब भी जो इंग्लैंड के शहर हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? शाजिया, बिल्कुल शुक्रिया आपका। मैं बताऊं कि यहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म है बोरिस जॉनसन, उन्होंने 3 मरतबा जो है वो कोबरा मीटिंग कंडक्ट की है सिर्फ कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न इस वजह से भी है क्योंकि यूरोप और बरतानिया के दरमियान जो है वो ज़मीनी रास्ता भी है, उसके अलावा बाई सी है, लोग क्रूज पे आते हैं, उसके अलावा बाई एयर है। तो उन्होंने पाबंदी तो लगाई है कि वहाँ से फ्लाइटों को आधी तौर पर मुअत्तल किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी रिपोर्ट हुए हैं कि कई लोग गाड़ियों पर जो है वो जो वहां पे हॉलिडे मेकर्स गए हुए थे, उसके अलावा कुछ लोग वो गाड़ियों के ऊपर जो है वो बरतानिया ज़ाहिर आ रहे हैं अपने घरों में, तो उनकी बहुत सख्त स्क्रीनिंग की जा रही है। तमाम जितने भी बॉर्डर्स हैं जहां से भी लोग पॉसिबल आ सकते हैं, वहां पर सेंटर्स बना दिए गए, वहां पर लोगों को चेक करने के बाद वहीं पर रखा जा रहा है। और इसके अलावा 30 बिलियन पाउंड जो है वो आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं इससे निपटने के लिए। और जो लोग जो बिजनेस जिनके लोगों के सफर हो रहे हैं उनको टैक्स की छूट दी जाएगी इसी साल के लिए। और जो 2,35,000 से ज्यादा लोगों ने एक पिटीशन पर भी दस्तखत कर दिए कि जो कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो आर्जी तौर पर बंद किए जाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी इस बारे में कितनी खौफ में मुब्तला है? बताया जा रहा है कि लोगों ने तो घरों में इतना सामान 2-2, 3-3 महीने का लोग जो है वो स्टोर कर रहे हैं कि कभी भी लॉकडाउन हो सकता है इटली की तरह। अल्लाह ना करे सूरत हाल ज़्यादा ख़राब रहे। तो क्या है पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्या उनके क्या खौफ है उनमें? बिल्कुल शादिया, आपने सही कहा। अभी ये जो पिछला संडे था उस दिन जितनी भी एशियन ग्रोसरी की शॉप्स थी, हम देख रहे थे कि इतनी लंबी क्यूज लगी हुई हैं और लोग ऐसे सामान इकट्ठा कर रहे थे कि जैसे दोबारा जो है वो दुकानें नहीं खुलना। और यही वजह है कि एक तो मार्केट से चीजें गायब हो रही हैं, जो स्पेशली जो चीजें यूरोप से आती थी वो बहुत ज्यादा अब बहुत कम तादाद के अंदर आ रही हैं। इस वजह से लोगों के अंदर जो है ना वो पैनिक बढ़ गया है कि एक तो वहां से सप्लाई कम आ रही है और दूसरा ये है कि अगर आने वाले दिनों में जो हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला कर लिया तो फिर जो है वो ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी काफी मैं देख रहा हूँ कि खौफ व राज पाया जा रहा है
कम्युनिटी के कई इवेंट जो है वो इस वजह से मुलतवी किए गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल जल्दी कंट्रोल ना हुई तो बहुत सारे रोजगार भी लोगों का छिनेगा और उसके अलावा एयरलाइन और भी बंद हो सकती हैं। तो ट्रैवल का कारोबार जो है वो तकरीबन मफलूज होकर रह गया है और एयरलाइंस ने बहुत सस्ती टिकटें लगाई हुई हैं यूरोप के लिए भी और अमेरिका के लिए, लोग फिर भी नहीं खरीदने को तैयार। बहुत बहुत ये जो शुक्रिया खास ट्रैवल जो इंडस्ट्री है ना बहुत ज्यादा शिकार है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ आलमी मीडिया और बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से सख्त तनकीद का सामना है। यहाँ तक कि बांग्लादेशी हुकूमत ने भी अपने मुल्क में मोदी मुखालिफ पाए जाने वाले जज्बात, नज़रियात और एहतजाज की वजह से नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का दौरा करने से मना कर दिया है। भारतीय हुकूमत तो इस खफगी से बचने के लिए बहाने लगा रही है कि मोदी का जो दौरा है ये कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से मनसूख किया गया है, लेकिन हकीकत दिल से बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में हजारों लोग मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए थे। मुश्ताइल हुजूम ने भारत के झंडे भी जला दिए थे। मुजाहिरीन ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के पेश नज़र नरेंद्र मोदी के दौरे को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि मोदी मुसलमानों का कातिल है। बांग्लादेश में कई नस्लों से फिरका वाराना हम आहंगी है, इसलिए हमें किसी ऐसे रहनुमा का दौरा कबूल नहीं है जो शिद्दत पसंद और फिरका वारियत का प्रचार करने वाला हो। सवाल यह है कि आलमी दुनिया को यह जुल्म आखिर नजर क्यों नहीं आता? एक जानवर की मौत पर अफसोस करने वाले मुसलमानों के सरेआम कत्ल को क्यों नहीं जो है ना वो देख रहे हैं? क्यों दुनिया इस पर एक्शन नहीं ले रही है? आलमी दुनिया में इंसानियत के आखिर दो पैमाने क्यों हैं? आलमी बिरादरी इंसान को इंसान समझे, वरना मोदी जैसे लोग इस दुनिया को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। यकीनन ये बात सोचने के काबिल है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।